दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी बुरी तरह फंस चुके हैं और अब जो उन्होंने एमएम नरवणे की किताब का हवाला संसद में दिया था उस पर उनको संसद में जवाब देना है। एफआईआर दिल्ली पुलिस कर चुकी है और अब उस दिल्ली पुलिस को जवाब दे दिया है। जो पेंगुइन पब्लिशर है उसने बोल दिया कि मेरी किताब नहीं छपी, प्री बुकिंग केवल की गई थी। राहुल गांधी जिस किताब को दिखा रहे हैं या तो वो किताब चोरी से कंटेंट की है या वो किताब है ही नहीं, कोरे पन्नों को बाइंड करके देश को मूर्ख राहुल गांधी ने बनाया है। बहरहाल वो मामला संसद के बाहर का है, लेकिन संसद के अंदर राहुल गांधी ने दो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक कर दी जिसके कारण अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन आएगा। ये प्रस्ताव आने के पहले आपको बता दें, किरेन रिजिजू जी केंद्रीय जो अपने संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक राहुल गांधी या तो संसद में दिए गए वक्तव्य पर माफी मांगे वरना उसके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सरकार लाएगी। राहुल गांधी को एरोगेंस है, राहुल गांधी को अहंकार है कि मैं गांधी परिवार से हूं, मेरे खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तक में केस जाता है, उसके बाद भी सजा पर रोक लगा दी जाती है। यह बात अलग है कि एक बार राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है, सजा 2 साल की भूल चुकी है, लेकिन राहुल गांधी फिर से संसद बन गए। उनको लग रहा है फिर से सांसद बन जाएंगे, मेरा कुछ होगा नहीं और मैं जो चाहे करूं। राहुल गांधी जेब में हाथ डालकर जिस तरह से संसद के परिसर में टहलते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे वो किसी कॉलेज के प्रांगण में घूम रहे हैं। एक वाकया देखने को मिला संसद के सत्र के बाद। आप देखिए, वो बाहर आते हैं और बाहर केंद्रीय मंत्री बात कर रहे हैं, प्रहलाद जोशी मीडिया से बात कर रहे थे और वो अचानक से उनके पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है चलिए दोनों मिलकर मीडिया से बात करते हैं। यह बहुत असहज स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष सरकार के मंत्री की जो मीडिया से बातचीत चल रही है उसके बीच में आकर खड़ा हो जाए। प्रहलाद जोशी वहां से साइड चले जाते हैं। राहुल गांधी को लगता है मजाक, संसद के अंदर भी मजाक, संसद के बाहर भी मजाक। संसद के अंदर वो डेड इकोनॉमी देश को बोलते हैं, चीन को दबंग बताते हैं, भारत की सेना को सरेंडर बताते हैं, देश के प्रधानमंत्री को ये कहते हैं बार बार कि देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। यानी राहुल गांधी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि चीन को ताकतवर बताना, भारत को कमजोर बताना, चीन की सेना को मजबूत बताना, भारत की सेना को सरेंडर बताना, चीन की इकोनॉमी को और अमेरिका की इकोनॉमी को हाई बताना तो भारत की इकोनॉमी को डेड बताना। यानी राहुल गांधी ने तय कर रखा है कि उन्हें भारत का अपमान करना है, भारत को नीचा दिखाना है। वो भारत की तारीफ कभी भी आपने करते नहीं सुने होंगे। लेकिन मामला अब जो गंभीर हुआ है वो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर उन्होंने एप्स्टीन फाइल में उनका नाम होने का लेकर जो आरोप लगाया है संसद के अंदर, अब उसमें राहुल गांधी फंस गए हैं। दूसरा, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो टिप्पणी की है, देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय हितों को मोदी ने बेच दिया है। तो अब नोटिस देकर उनसे ये पूछा गया है कि आपने भरी संसद में ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीयों के हितों को बेच दिया है, आपने ये किस आधार पर कहा? भारत देश क्या मोदी ने बेच दिया है? इसके सबूत आप दीजिए। भारत के हितों को बेच दिया है, इसके सबूत आप दीजिए। और राहुल गांधी इसके सबूत नहीं दे पाएगा तो आपको बता दें कि विशेष अधिकार हनन के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है। हालांकि 4 तरह के प्रावधान विशेष अधिकार हनन में होते हैं। पहला यह है कि छोटी मोटी गलती हो तो संसद सदस्य को सदन में बुलाकर फटकार लगाई जाती है, माफी अगर वो मांग ले तो इस पर भी मामला छोड़ दिया जाता है। दूसरे मामले में गंभीर चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। तीसरा, अगर मामला उससे गंभीर हो तो कारावास तक की भी मामला है। संसद की जो प्रिविलेज कमेटी है वो जेल भी भेजने का अधिकार रखती है। जितने समय में सत्र चलेगा उतने दिन के लिए जो सजा उन्होंने बोल दी उतने दिन के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। चौथा और सबसे तगड़ा एक्शन जो होता है वो अगर कोई डिफेंडर हो, बार बार एक अपराध को करता हो, ऐसे मामले में उसका निलंबन जो लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता ये जा सकती है।
तो राहुल गांधी को अब ये याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी की भी इसी तरह से सदस्यता 1978 में गई थी, जब उन्होंने इसी तरह संसद का मजाक किया था। अब ये जो मामला है झूठे आरोप लगाने का, इतना गंभीर है कि इस मामले को कोई भी सहन नहीं कर सकता। एप्स्टीन फाइल आप जानते ही हैं, एक सेक्स स्कैंडल है अमेरिका का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, उसकी वीडियो हैं, लेकिन भारत के किसी भी राजनयिक का नाम उसमें किस सेंस में है, ये राहुल गांधी ने समझे बिना नाम ले दिया। हरदीप पुरी खुद सामने आए और हरदीप पुरी ने खुद सामने आकर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बात का जवाब दिया। पत्रकारों को एक एक दिए जवाब में अपनी सफाई दी और उन्होंने बताया ये जो एप्स्टीन का मामला है, मैं कभी भी व्यक्तिगत रूप से एप्स्टीन से नहीं मिला, मैं केवल वर्चुअल उससे बातचीत हुई है मेल के द्वारा। एप्स्टीन की आइलैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी ने इसके पहले भी एक कार्यक्रम में मुझे ये कहा था कि आप जो है आंख मारते हुए कहा था, हाँ आपका नाम भी कहाँ कहाँ आ रहा है। कह रहे मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में उनको लिखित में अपने बारे में सफाई दी थी कि मैं एप्स्टीन से जो मेल पर बात कर रहा हूं वो मामला 2009 का है और 2009 में 3 मिलियन ईमेल में मेरे केवल कुछ ही 3 बार, वो बोले 8 साल में मैं 3 बार केवल एप्स्टीन से बात कर रहा हूं मेल में। और उन्होंने बताया कि उस वक्त मैं जो है इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी जनरल था, मैं नौकरी पर नहीं था। और लिंक्डइन के फाउंडर रिम हाफमैन से मिला था, उनको मैंने मेल किया था और उसी को सीसी में एप्स्टीन को भी किया था, जिसका जिक्र मेरा एप्स्टीन फाइल में है। यानी डायरेक्ट मैंने एप्स्टीन से बात भी नहीं की, सीसी में लिया। और क्योंकि मैं एक राजनयिक था, जॉब कर रहा था, राजनयिक के बाद राजनयिक की नौकरी छोड़ दी, उसके बाद जो मेरा काम था वो, क्योंकि मैं उस वक्त इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी जनरल था, उस नाते मैं बात कर रहा था किससे, लिंक्डइन के फाउंडर से। 13 नवंबर 2014 का दूसरा मेल बताया जा रहा है। ये केवल उस सेंस में था कि जब व्यापारिक कुछ बातचीत चल रही है। अब इस मामले में हरदीप पुरी सामने आए तो उन्होंने पत्रकारों का एक एक जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि लिंक्डइन के फाउंडर को खुद जाकर आपको देखना चाहिए, वहां पूरी सारी चीजें सोशल मीडिया पर आज भी पड़ी हुई है। एप्स्टीन ने रीड हाफमैन को एक ईमेल किया था जिसमें मेरे बारे में लिखा था कि ये टू फेस मैन है, टू फेस पर्सन है। ऐसे में मेरे ऊपर बेबुनियादी जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, अब राहुल गांधी के ऊपर संसद के अंदर विशेष अधिकार हनन का नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी और पूछा जाएगा कि आपने एप्स्टीन फाइल के अंदर जो नाम होने का नाम लिया है, आपने किस बेस पर नाम लिया, वो बेस बताइए, क्या आरोप आप लगा रहे हैं, सफाई देनी पड़ेगी। दूसरा इससे गंभीर मामला मोदी से जुड़ा है। मोदी जी को जैसे उसने कहा कि देश के हितों को बेच दिया है, अब ये बताना पड़ेगा। और दोनों ही मामले में अब जब आरोप लगे हैं, तो अगर मोदी सरकार सच में, मोदी जी सरेंडर नहीं करते हैं, झुकते नहीं हैं, जैसा मोदी को वो राहुल गांधी बार बार कहता है मोदी जी डर गए, तो अगर वो नहीं डरते हैं तो इस बार जो नरवणे की किताब का मामला है वो तो सीबीआई को दो, तत्काल उसमें जांच हो और उसमें भी तत्काल जेल जाने की कार्रवाई करना चाहिए। और इस मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हैबिचुअल डिफेंडर है। 2014 के बाद से आज तक 11 साल हो गया, एक भी संसद का सत्र राहुल गांधी की वजह से नहीं चला है। राहुल गांधी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हर बात में झूठ बोलता है, हर आरोप लगाए गए उसके झूठे निकलते हैं। कभी वो संसद में सॉरी बोलकर निकल देते हैं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते हैं और बाद में जब तक हंगामा हो चुका होता है। यानी हैबिचुअल है, तय किया हुआ है कि जब तक वो प्रधानमंत्री खुद नहीं बन जाता, कोई भी सरकार रहेगी तो वो उसके खिलाफ इसी तरह षड्यंत्र करेगा, इसी तरह संसद में हल्ला गुल्ला करेगा। और तो और अब तो नया ट्रेंड खोज लिया राहुल गांधी ने कि महिला सांसदों को आगे करके वो सत्ता पक्ष के लोगों पर हमला भी करा सकता है,
क्योंकि मोदी की सीट को घेरकर जो किया गया, बैनर लेकर जो महिलाएं गई थी, वो पूरी प्लानिंग से था कि बैनरों में आड़ में छुपकर और मोदी के साथ बदतमीजी की जाए। उस मामले में अलग से चल रहा है, लेकिन अब इस मामले में जो होगा, मामला पूरी तरह अब खतरनाक हो गया है। और अब इस मामले में राहुल गांधी का, जैसे मैंने कहा, अब कार्रवाई होगी तो संसद सदस्यता जाएगी। इस मामले को देखते हुए आपको बताएं, हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा मैंने कहा, खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स। तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू। पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में। मैं भी था वहां पे। इट वाज इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। लगता है कि वो जब कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस। सो आई वाज आल्सो अम्यूज्ड, ये क्या कह रहे हैं। सो ही सेज नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, यू want to know what the facts are? Do you want to a note on it? So I actually sent him a note. ये 26 नवंबर की बात है। आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनेटे। श्रीनेटे, ओके। साउंड्स अ महाराष्ट्रियन नेम, आई शुड नो यार। इज अ महाराष्ट्रियन नेम ना? नहीं? Okay, wherever she's from. She may have contested from UP, but coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc., and Anil Ambani and Hardip Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardip Puri, I presume, to Epstein. So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name in interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary. Okay? Now, the president of this, the chair of this was a former Prime Minister of Australia. I was the Secretary General. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larsen, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was a chairman. Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a
World Economic Forum now, Hannah Tete from Ghana, Jose Manuel Ramos Horta from Timor-Leste. He is the president now of Timor-Leste. Miss Patricia Espinoza Cantanello from Mexico was the co-chair. And ICM worked on key international issues to see how the UN could be made fit for purpose. Acha, is Doran, very interestingly, in 8 years, there are 2 references or 1 email which I exchange, which is because they have introduced me, that is, my contacts have introduced me to a man called Reid Hoffman. Reid Hoffman was the founder of LinkedIn. I don't know how many of you are on LinkedIn. I suspect many of you are on LinkedIn. So I meet Mr. Reid Hoffman of LinkedIn, and after the meeting with Reid Hoffman, I send a message. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. My interaction, and this is the only substantive email, there are 1 or 2 others also I'll give you. This is dated 13th November 2014. It's a long email. Anybody wants a copy, it's available on the internet. The DOJ, Mr. Rahul Gandhi says, the Department of Justice has put out flights. अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया. What am I telling Mr. Reid Hoffman on an email which is copied to Epstein? I'm saying, I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity for internet-based economic activity. I'm just reading out parts of it. India, with 200 million users, is the world's fastest growing country for internet users. 5 million users are added every month, and India will have 500 million users by 2018. Newly elected Prime Minister Modi's focus to revive the Indian economy includes an audaciously ambitious plan to expand rural internet coverage to 250,000 villages by 2017 from the existing 130,000. Another major focus of the Modi government is the Make in India campaign. English, the language through which the Western world sees India, is spoken only by a limited percentage of India's population, less than 10% to be precise. And then the Modi government is placing strong emphasis on innovation and skill creation. LinkedIn's 28 million clientele constitutes its second largest market after the US. Vaya, here is a professional. I'm not even part of the government. In the month of November 2014, I was a private citizen. Somebody says they want to look at India. I may have a meeting with Reid Hoffman, who is the founder of LinkedIn, on the west coast of the United States. And I start my email by saying, I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity, and that Reid Hoffman should visit India to see the changes which are coming. Or another thing I want to tell you, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, Digital India, Make in India, I'm talking about this in the month of November 2014. If memory serves me right, these projects started in 2015. So here I was a far-sighted private citizen who knows what kind of work the Modi government is going to do and the kind of transformation is here. So if this is what it is, this is what they call Hardip Puri's name appears in the Epstein files. Yeah, name. 2 pages. हरदीप पुरी खुद कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है. एप्स्टीन फाइल के बारे में उन्होंने सारी सफाई दी. और इसके अलावा आपको बता दें कि अब जिस तरह की बातें खुली हैं, इसमें संसद में कार्रवाई को लेकर जो किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने बाकायदा एएनआई से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं. लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम है. उस नियम के तहत गंभीर आरोप लगाना चाहते हैं, नोटिस देना होगा. सुनिए क्या कहा किरण रिजिजू ने. We are going to file a notice, privilege notice,
against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have, on the floor of the House, requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India in Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister, Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. बिल्कुल साफ साफ किरण रिजिजू जी कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा। मामला क्योंकि मोदी तक पहुंचा है, मामला देश का है, व्यक्ति का भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान पर जो नियम बताया है, उन्होंने कहा कि ओम बिड़ला के आने के बाद ये नियम नहीं बने हैं, ये पहले से हैं, संविधान में है और अब इस मामले में उनके खिलाफ एक्शन होना तय है। देखो, इस जो रूल्स, जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ दी रूल्स है लोकसभा का और राज्यसभा का अलग अलग है। इस रूल के आधार पर जो रूल्स तो हम आने के बाद या ओम बिरला जी आने के बाद ये रूल्स नहीं बने हैं, ये रूल्स पहले से है। ये रूल्स जब इस देश में संविधान रचाया गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, फ्रॉम दोज डेज रूल्स आर देयर। वो रूल्स के आधार पर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो यस टू ऑथेंटिकेट। ये ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो जो सदन के सदस्य है उनको नोटिस देना पड़ता है। अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो ऐसे एलिगेशन, वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। फिर भी बोलने के बाद ऑथेंटिक करो बोले तो मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, संबंधित जो विषय है वो विषय का रिकॉर्ड्स है, एविडेंसेस है, वो सब रखना पड़ता है। कुछ नहीं है, एक पेपर लाए मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ये ऑथेंटिक, ये बोलने से ऑथेंटिक नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड, इनको ऑथेंटिकेशन का अर्थ भी समझ नहीं है, रूल का भी अर्थ का समझ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, मैं इसके अलावा जो ये एलिगेशन लगाते हैं, इन लोगों ने देश को कैसे कैसे भेजा। चाइना को 38,000 स्क्वायर मीटर कौन दिया, ये सब इन लोगों को पता चलना चाहिए। प्रीवियस इतिहास, पहले का इतिहास इनको कुछ पता नहीं है। वाइल्ड एलिगेशन लगाता है, जब भी ऑथेंटिकेशन बोले तो ऑथेंटिकेशन करता हूं। बजट से बात नहीं किया। और चेयर पर जो बैठे हैं, चेयर इज ए चेयर। अगर जब पैनल पे जो रहता है, कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का और किसी का पार्टी हो, चेयर इज ए चेयर। व्हेन चेयर पे कोई व्यक्ति बैठता है, वो किसी का पार्टी का नहीं रहता। ये मेरा आप मेरे पार्टी का पुराना सदस्य है, ये बोल के चेयर को अपमानित करना, ये बहुत बड़ी इनका, ही इज belittling the position of the leader of the opposition and he doesn't know the proper parliamentary language, कुछ भी बोलता है। और मुझे लगता है वो पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए बजट के अलावा सब कुछ बोला है। एंड डाटा के बारे में आप सब जानते हैं, आज भारत में डाटा हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो और ओवरऑल एनर्जी, हमारा जो एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी हो, आज के एनर्जी हो, जो भी सिक्योर करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो भी हुआ है वो दुनिया सराहना कर रही। इसीलिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है। बिना समझते हुए वाइल्ड एलिगेशन करना ये एक जिम्मेदार अपोजिशन लीडर का
ये पोजीशन का सम्मान भी नहीं करते, देश का सम्मान भी नहीं करते, रूल का सम्मान भी नहीं करते। तो निश्चित जानिए, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है, अब उसमें सरकार एक कदम आगे बढ़ गई है और अब एक्शन का समय है। अब देखते हैं कितने दिन में उनके ऊपर यह एक्शन होता है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी को मोदी सरकार बख्शने के कतई मूड में नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर जरूर करिए ताकि मोदी तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता लगे कि देश का मूड क्या है। वंदे मातरम।